जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो हम आपके लिए सीटेट का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये वीडियो। इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। जो हमारा सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि सीटेट ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन पेपरों का हम यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहे हैं। और उसमें जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं, उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों का हम विस्तार से उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा प्लान क्या है, वो हम प्लान आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, उन लोगों को, नए विद्यार्थियों को हमने टारगेट रखा है आप लोगों को 120 प्लस नंबर। सीटेट में 120 प्लस नंबर का टारगेट रखा है और उस टारगेट को आप लोग कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आपको नोट्सों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप नोट्सों के पीछे भागे तो आप 120 क्या पास होना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो 120 प्लस का टारगेट आपको करना है पूरा, तो आप कर सकते हो ऐसे, जैसे हम बताएंगे वैसे। आपको यूथ का प्रैक्टिस सेट लाना है, और उस यूथ के प्रैक्टिस सेट में अभी तक सीटेट ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे ऑफलाइन हुए हों, अभी बीच में कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन भी हुई थी, ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी के आप में वहां पर आपको क्रमवार क्वेश्चन मिलेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करना है। और हमारी क्लास के अंतर्गत आपको उन क्वेश्चनों को वही हम अपनी इस क्लास के अंतर्गत करा रहे हैं। और वहाँ पर आप पढ़ना, यहाँ आपका रिवीजन दोबारा से रिवीजन होगा। उसमें जो कठिन क्वेश्चन रहते हैं, कठिन हो या सरल हो, तो उन क्वेश्चन को करने का तरीका हम आपको बताते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक, ऐसी हमने आपको ट्रिकें बता रखी हैं कि जो भाई लगातार 1 महीने से मुझसे जुड़ा हुआ है, तो उसको अब मुझे मालूम है कि उसको अब इन क्वेश्चनों को करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना काम करेंगे तो जैसे आपने उधर क्वेश्चनों को याद किया, इधर हमारी क्लास में जैसे ही हमने क्वेश्चन एक रखा, आपने उसका आंसर दे दिया, तो इसमें आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वही आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और जब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो एग्जाम में दोस्तों जैसे क्वेश्चन ये यहाँ पर हम करा रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि सीटेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपर को ही घुमा फिरा के रखता है। कुछ इसमें 30 जो ऐसे अपने साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में पूरा हम आपको गिनती करके बताते हैं। जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 150 क्वेश्चन में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हम आपको बार बार बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये क्वेश्चन आएंगे। फिर भी आपके 100 नंबर तो ऐसे सही हो जाएंगे। बचे हुए 50 क्वेश्चन में दोस्तों हम 25 क्वेश्चन आपको वो ट्रिक, आपको ऐसी ट्रिकें बता देंगे कि उन ट्रिकों के माध्यम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रटने पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सीटेट है वो कह रहा है कि रटने पर जोर मत दीजिएगा। आप सिर्फ आपकी समझ देखता है कि सीटेट आपके अंदर समझ कितनी विकसित है, उसी के लेवल, उसी को हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा प्लान है। और अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो साइकोलॉजी की हमने अभी तक 13 क्लासें करा दी हैं और आज की ये हमारी 14वें नंबर की क्लास है साइकोलॉजी की। फटाफट दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा। और इतना जो हमने आपको टाइम लिया है आपका, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपका पढ़ाई से ही रिलेटेड है, पढ़ाई से बाहर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मोटिवेट सारी हो जाए। सपने वो नहीं दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है टीचर बनना। मेरा सपना है टीचर बनना। और टीचर बनने से पहले मुझे कुछ और भी, भाई आपने ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आप सीटेट देने के लिए जा रहे हो। सीटेट से पहले आपने या तो बीएड किया होगा या बीटीसी, पहले बीएड बीटीसी, ठीक है, फिर उसके बाद आप सीटेट निकालोगे, फिर उसके बाद आप जो टेट सुपर टेट जो भी होगा आप लोग वो दोगे, उसके बाद आप टीचर बनोगे। ठीक है, तो वही होता है कि सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो मुझे सोने नहीं देते। आपके दिमाग में एक बात ये होनी चाहिए, देखो हमको अपनी वर्तमान में जो
वर्तमान टाइम चल रहा है उसको अगर हमने सुधार लिया तो उससे क्या होता है, हमारा फ्यूचर वो भी सुधरेगा और जो हमारा भूतकाल निकल गया है वो भी अच्छा ही निकल के जाएगा। अगर मैंने जो हमारा प्रेजेंट टाइम, आप जो ऐसी क्लास प्रेजेंट टाइम क्लास ले रहे हो तो आपका पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए, जो हम क्वेश्चनों को करा रहे हैं। जब आपका पूरा फोकस वहाँ पर होगा तो आपका 100% एग्ज़ाम भी एकदम बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होती है। कोई बात नहीं, आइएगा आप अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को भी हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनमें भी आपको हम समझाते हुए चलेंगे तो टाइम लगेगा। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आप लोग बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। तो ये जो हम पेपर करा रहे हैं वो सीटेट ने 2018 में कराया था पेपर, और ये 1 to 5 यानी कि ये प्राइमरी का पूरा पेपर है सीटेट का। तो साइकोलॉजी का पूरा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन का ये पेपर है। तो उसमें आज हम 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर 10 कल, 10 और ऐसे करके 3 दिन में हम क्लास पूरी करा देते हैं एक पेपर को। तो दोस्तों आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि ये बता रहे हैं कि इस तरह से करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। 100% दोस्तों ऐसा ही होगा, आप मेरी बात को मानिएगा, और जो नहीं मानेंगे वो उनको बाद में हमारी बात को याद आएगी। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी पे जोर डालना मेरा। और जो जिसने भी बात मान ली, और देखो एक बात और फटाफट चलते हुए, जब लगी बात है तो हम आप लोगों को एक बात और बता दे रहे हैं कि इस बार का सीटेट एग्ज़ाम बेहद खास है, बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में होने के बाद फिर ये 6 महीने बाद पेपर आएगा। तब तक दोस्तों यूपी में जो शिक्षक भर्ती आ रही है वो भी आपके हाथ से निकल जा रही है, और यूपी को छोड़ो बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो 1.5 लाख पद निकले हैं, अब तो उन पदों की संख्या 2 लाख कर दी गई है वहाँ पर, तो वो भी भर्ती आपकी वहाँ से हाथ से निकल जाएगी। तो आज इस बार का सीटेट आपके लिए बेहद खास होगा। अब मैं 1 से 20 प्लस के लिए क्यों जोर दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीटेट के माध्यम से, तो उसमें अगर जिन बच्चों के 90 नंबर से कम है तो उनको निकाल के अभी बाहर खड़ा कर दिया गया है। तो बताइएगा कितनी तकलीफ होती होगी उन बच्चों को जिनको निकाल के बाहर किया गया है, कि उनके सीटेट में 90 नंबर से कम है। आप लोगों की तो हम 1 से 20 प्लस ले जा रहे हैं, आपको कोई निकालने की कोई बात कर ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी इस परिवार से जुड़े रहिएगा, और जब तक पेपर ना हो तब तक हम जैसा बताएं आप लोग वैसा करते रहिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके उसको आप घोल के पी जाओ दोस्तों, उससे बाहर नहीं आ सकता है। जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं वो अपनी क्लास में चलेंगे, हम आपको डिफ़िकल्ट पॉइंट क्लास में बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइएगा, फटाफट देखते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता आप लोग भली भांति समझते हैं और पर्यावरण भी समझते हैं, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आनुवंशिकता मतलब जो माता पिता से जो बच्चे को गुण मिलते हैं वो आनुवंशिकता, और पर्यावरण से तात्पर्य है बच्चा जिस स्थान पर रहता है उस वहाँ का जो माहौल कैसा है, वो हमारा सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। दोस्तों माहौल भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्यावरण पेड़ पौधों का यदि पर्यावरण है ही है, लेकिन जो तुम्हारा सामाजिक माहौल कैसा है, जिस स्थान पे तुम रह रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, अगर पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी है, तो आप भी अच्छे ही बनोगे। अगर वहाँ पर जो शराबी जुआरी जो लोग रहते हैं तो भी आप फिर उसी लाइन में चले जाओगे। तो ये पर्यावरण का असर रहता है। तो वही कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। किसके? बच्चे की विकास के। और ए ऑप्शन मतलब ये कह रहा है, बी ऑप्शन, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और सी ऑप्शन पे आते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन हो गया, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और डी ऑप्शन, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप ये समझो कि आपने 50% क्वेश्चन को हल कर दिया। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, उन पॉइंटों को हम काटेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि निगेटिव पॉइंटों को हम काट के चलेंगे, और जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उन पॉजिटिव पॉइंटों को हम बच्चे को देते हैं। तो हम नीचे से चलते हैं, नीचे से काटते हुए पॉइंटों को चलेंगे। तो यही मतलब एक ट्रिक है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन काटो, पर्यावरण केवल
जहाँ केवल शब्द आ जाए तो केवल से यानी कि जो शब्द सीमा होती है, जो वाक्य होता है पूरा, उसकी जो वाक्य की जो क्षमता होती है वो एकदम सीमित रह जाती है। तो यानी कि जो केवल वर्ड आपको जहाँ भी कहीं भी लगा मिल जाए उसे फटाफट काटिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव के अंतर्गत आता है। और चलो इसके बाद भी हम आपको समझाते हैं। ये कह रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ऐसा सही है? गलत है बिल्कुल करके। भाई भाषा विकास आपके घर में जैसे मतलब जैसे आपका घर का माहौल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेगा आपके भाषा विकास में, न कि पर्यावरण का रखेगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन वो केवल उसने लगा दिया, केवल पर्यावरण पे ही उसने बता दिया, घर की कोई बात नहीं की है, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब डी तो हमारा गलत हो गया, सी ऑप्शन आते हैं कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकार है, जन्मजात जैसे अपने जो बड़दांता रोग होता है, बड़ांता, तो वो जन्मजात विकार होता है। क्या उसकी अगर अच्छी देखभाल करेंगे, पौष्टिक आहार देंगे, क्या वो दूर हो सकता है? नहीं दूर हो सकता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमारा ये सी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बी पे जाते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि अगर बच्चे के माता पिता होशियार हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी जो उनका जो बच्चा होगा, उनकी संतान होगी, क्या वो भी उतनी ही टैलेंटेड होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पॉइंट यही कह रहा है कि अगर माता पिता टैलेंटेड हैं तो बच्चे भी टैलेंटेड होंगे। लेकिन आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे कि उनके माता पिता तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत बेकार निकल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। देखो 3 ऑप्शन कट गए। अब जो बचा हुआ हमारा ए ऑप्शन, वही हमारा आंसर। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शनों को काटना सीखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह से काटना सीख लिया तो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उन क्वेश्चनों में डिगोगे नहीं। ठीक है। तो सीटेट में हम आप लोगों को बता दें, सीटेट के अंतर्गत संस्कृत में सबसे ज़्यादा टफ रहता है, करना मुश्किल रहता है संस्कृत को पास करना। लेकिन इसी तरह से आपने अगर संस्कृत को भी हल किया, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल एकदम अच्छे नंबर से पास हो गए। यानी कि 30 नंबर से कम आप 20 नंबर तो लेके आओगे। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि देखो संस्कृत में 30 में से 20 आप 100%, वैसे अगर टेट की बात करें तो संस्कृत में 30 में से 30 बच्चे लाते हैं, लेकिन इसमें सीटेट में थोड़ा टफ हो जाता है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। वैसे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 30 में से 30 भी ला सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास के कुछ पहलू, विकास के सभी पहलू नहीं, विकास जो बच्चे का विकास होता है हर तरह से, तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बात सही है। बच्चे का विकास है तो कुछ हमारा जो आनुवंशिकता है, जो जीन है माता पिता के द्वारा, कुछ उससे भी संबंधित है और कुछ हमारे पर्यावरण से। तो ये पॉइंट आपको कितना पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है? ठीक है, विकास और आनुवंशिकता के संबंध में, पर्यावरण और आनुवंशिकता के संबंध में, विकास के प्रति। तो ये हमारा कितना पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पेपर में आप लोगों को इतना काम एकदम फटाफट आप लोगों को करना है, और ये काम पेपर में आप जल्दी तभी कर सकते हो जब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तब। नोट्सों में आप लोगों की इतनी जानकारी नहीं मिलेगी नोट्सों में। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? मैंने आपको पियाजे के बारे में दोस्तों बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि पियाजे की हमने अलग से क्लासें बना के डाली हैं, लगभग 2 क्लासें हैं। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उन्होंने जो अवस्थाएं 4 बताई हैं, और वो सभी अवस्थाएं और उनका सिद्धांत हमने अच्छे से उन 2-3 क्लासों में ले लिया है। आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे समझो कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन आप मान लो कि जीन पियाजे के ही क्वेश्चन रहते हैं उसमें। सीटेट के अंतर्गत बहुत पूछता है सीटेट जीन पियाजे को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वो क्लास देखिएगा, आएगा। अब उन्हीं सिद्धांत के अनुसार तो कहा गया कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो ए ऑप्शन, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ये
4 आपको कथन दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपको पियाजे का सिद्धांत ही नहीं मालूम तो आपको ये मालूम कैसे होगा। तो दोस्तों हम उतना तो नहीं समझा सकते हैं संज्ञानात्मक पूरा, क्योंकि वो 2-3 क्लासें हैं, तो आप लोगों को वो क्लासें लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको फटाफट हम इसका आंसर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। बाद बाकी के डी ऑप्शन में बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये है, और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी है, और बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग ये स्वयं करते हैं। ये 3 उनके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और वो चौथा पॉइंट है वो वाला पॉइंट नहीं आता है। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसी के साथ में आप लोगों को जो जीन पियाजे की जो क्लास पढ़ी है उस क्लास को आपको देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जीन पियाजे की क्लास, और जो हमारी अवस्थाओं से हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल में हमने आपको चर्चा की हो। वहाँ पर आप लोग उन अवस्थाओं को भी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है उनको देखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको दिखा दें, पियाजे से संबंधित है। अब ये जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी पियाजे से है, तीसरा क्वेश्चन भी पियाजे से ही आ चुका है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन हमने बना के रखा है, भाई ये तो सीटेट ने बना के खुद रखा है, तो क्योंकि उनको मालूम है कि पियाजे सीटेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिर से आ गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये इनमें थोड़ा टाइम लगता है बताने में, तो क्लासों में हमने उस क्लास में डिटेल में चर्चा की है, वहाँ पर आप उन क्लासों को जरूर देखिएगा। ए ऑप्शन ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, सी अहम मान्यता और डी अनुत्क्रमणीयता। यानी कि पूर्व संक्रियत विचार की एक सीमा नहीं है, यानी कि जिस अवस्था में ये बच्चा होता है पूर्व संक्रियत अवस्था में, उसमें कौन सा एक यानी कि विचार की सीमा नहीं है, चारों में से क्या क्या वो सोच सकता है और क्या नहीं सोच सकता है इस अवस्था में, उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों बी हमारा हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। भाई प्रतीकात्मक जब हो जाएगा तो मूर्त अवस्था में पहुँच जाएगा वो। जब मूर्त चीज़ें आएंगी तभी तो बच्चा देखेगा, तो उसी का प्रतीक समझेगा कि नहीं समझेगा। अब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब नहीं वाला पूछा है तो ये सही है, यानी कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ए ऑप्शन सही है। सी अहम मान्यता बिल्कुल सही है, छोटे बच्चे अपने आप में डिपेंड रहते हैं, और जो अनुत्क्रमणीयता है वो भी हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि इसमें जो गलत है वो बी है, तो यही हमारा बी इज द राइट आंसर। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यानी कि डैश में जो 4 ऑप्शन नीचे ये ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों को डैश में पहले भरना है, और कौन सा ऑप्शन सटीक यहाँ पर बैठ रहा है उसी ऑप्शन को हमको यहाँ पर भरना है। तो के अलावा देखो डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो खेल है वो युवा बच्चों के विकास में, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं या वो बड़े बच्चे हो रहे हैं, तो जो खेल खिलाया जाता है वो बच्चों के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में बताता है। तो के अलावा उसके अलावा किसके अलावा आइएगा, ऑप्शन बे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बी यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, और डी वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। कौन सा ऑप्शन हम डैश वाली जगह पर सटीक बैठाएं, फटाफट दोस्तों आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। तो हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आप लोग अब देखो पूरा पॉइंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा, भाई छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं कट रहा है, तो समय भी उनका बीत जाएगा खेल में, तो उसके अलावा निम्न और भी कारण हैं कि खेल है वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई बच्चे का उसमें विकास भी होगा और उनका खेल वो टाइम है वो भी अच्छे से कट जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें जो सी पॉइंट है वो यहाँ पर डैश वाली जगह पे सही बैठ रहा है और बाद बाकी के भी पॉइंट हमारे सही नहीं बैठ रहे हैं। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से यानी कि वो किसी भी कोई उनके सामने समस्या आ जाती है तो वो एकदम सोचने में बहुत ही ध्यान से सोचते हैं उसे। ठीक है, तो वही पॉइंट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो ए ऑप्शन, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? भाई टीचर सामने पूछ रहा है बच्चे से, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? बी ऑप्शन, सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और डी ऑप्शन, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया और ऑप्शनों के अंतर्गत, देखो मैंने आप लोगों को बार बार ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे। चारों, ऐसा नहीं कि हमने 2 ऑप्शन पढ़ लिए और छोड़ दिए और हमने उसका आंसर टिक कर दिया गलत, तो हमारा कुछ आंसर है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चारों ऑप्शनों को हम पढ़ेंगे। तब अब इसमें देखिएगा कि आप गंभीर रूप से कब सोच सकते हैं, जब एक कोई समस्या आपके सामने आ रही है। अब आप मतलब आपसे ये बोला जाए कि इस समस्या को आपके दिमाग में भी आए कि इस समस्या को हम कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं, तब आपका दिमाग अलग अलग तरीक़ों में दौड़ेगा, तो वो आपका गंभीर रूप स्थिति हो जाएगी सोचने की। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बहुत करेक्ट बैठ रहा है कि विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो सीधा सीधा उत्तर हाँ या ना हो जाएगा, तो इसमें तो कोई गंभीर रूप में सोचना नहीं होगा। और बी, सही जवाब क्या है? तो ये भी कोई नहीं है, तो हमारा इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा आप लोगों को अच्छे से मालूम है, वह शिक्षा जिस क्लास में अच्छी सी प्रगति हो, जिस क्लास की ऐसी शिक्षा दें बच्चों को जिसमें बच्चों की प्रगति अच्छी हो, तो वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हमारा ए पॉइंट जाता है करके सीखना, परियोजना, विधि, सहयोग से सीखना। और बी ऑप्शन हमारा रहेगा थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ परीक्षण और रैंकिंग। सी ऑप्शन व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। ठीक है, और डी ऑप्शन पे जाएंगे परियोजना, विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। तो यानी कि जो प्रगतिशील बच्चे के अंतर्गत जो पढ़ाई में उसकी जो प्रगति होगी, तो वो किस पॉइंट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रगति होगी, आप लोगों को उस पॉइंट को बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 यानी कि ए ऑप्शन पे जाइएगा कि करके सीखना, यानी कि बच्चा जब खुद से कोई काम करेगा, खुद से पढ़ेगा लिखेगा और उसे कोई मतलब, हालांकि टीचर का सहयोग ज़रूरी है, लेकिन वो करने का खुद से प्रयास करेगा, तो उस काम को वो अगर सीख गया, प्रयास उसने किया, अगर वो सीख गया, तो वो हो सकता है वो आजीवन उस काम को कभी भूल लेना। ठीक है, तो करके सीखना, परियोजना, विधि, सहयोग से सीखना, भाई खुद करके सीखे, टीचर के सहयोग से सीखे, तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है प्रगतिशील शिक्षा के प्रति। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सबसे सटीक बैठ रहा है, तो इसलिए हमने ए इसका राइट आंसर कर दिया है। आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग भी देखो, इनमें ऐसा नहीं है कि आपने विज्ञान की तरह कोई पॉइंट याद कर लिए, कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर ये, टिक लगा दिए। इसमें सीटेट ही आपके सोच पे डिपेंड क्वेश्चन करता है। ठीक है, आपकी कैसी आपकी सोच है। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है बच्चों के प्रति, तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, और नहीं है तो आप नेगेटिव देके आप भी नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ए ऑप्शन, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जो ये स्कूल की शिक्षा है, तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बी ऑप्शन, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। सी ऑप्शन, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और डी, जीवन सच्चा शिक्षक है।
अब कौन से पॉइंट के अंतर्गत शिक्षा स्वयं ही जीवन, ये पॉइंट कौन से पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है, आप लोगों को वो मतलब उसका वो चीज़ और चारों ऑप्शनों में से उस पॉइंट को बताना है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये वाला जो पॉइंट है कौन से ऑप्शन से में समाहित हो रहा है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को आप लोग देखिएगा थोड़ा दिमाग से। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, स्कूलों में जो समाज के बारे में भी आपको बताया जाता है, समाज के बारे में भी, प्रकृति के बारे में भी। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट हमारा है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, बिल्कुल बात सही है। जब आप लोगों को जब इस सभी की जानकारी हो जाएगी तो तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर शिक्षा नहीं होती तो मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती, तो मैं जीवन में कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये क्या होता। भाई स्कूल में अगर आप नहीं जाते तो पर्यावरण है क्या, ये सब सामाजिक क्या चीज़ है, क्या आप समझ सकते? कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कोहलबर्ग आ गए दोस्तों। तो इन्होंने एक, चलो हम बाद में बताए, इनके सिद्धांत बाद में बताते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी क्वेश्चन हमने नहीं देखा है कि इनका सिद्धांत ही तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन के अंतर्गत, तो सिद्धांत अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमने काफ़ी बार इनका सिद्धांत बता दिया गया है। तो कोहलबर्ग के विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? देखो सिद्धांत ही पूछ लिया गया है कोहलबर्ग का। आइएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, अगर जिनको भी इनका सिद्धांत सिर्फ पता है तो बस सिद्धांत के जरिए ही ये क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बी ऑप्शन, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। सी ऑप्शन, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। डी ऑप्शन, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखो नैतिक, तो हम आप लोगों को बता दें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? नैतिक विकास का। लेकिन 3 ऑप्शनों में नैतिक दे रखा है, तो देखो उसने कैसा आप लोगों को घुमा दिया है, यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया है कि बच्चा ये जानता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत है। अगर हम एक ऑप्शन में ही नैतिक रख देंगे तो वो तुरंत झट से एकदम उसका आंसर टिक कर देगा। लेकिन उसने ऐसा न करके इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 ऑप्शनों में घुमा दिया है। कि अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों फटाफट इसका आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो यानी कि जो संज्ञान की जो परिपक्वता होती है, उनकी जो बुद्धि की जो परिपक्वता होती है, और जो जो नैतिक विकास भी बच्चे के अंतर्गत होता है, के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उनके सिद्धांत के अंतर्गत है। और वैसे अगर साफ साफ पूछा जाए तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती, तो आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। चलो ऑप्शन को पढ़ते फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। ए ऑप्शन, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। बी ऑप्शन, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सी ऑप्शन, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। निकटवर्ती क्षेत्र दोस्तों, हमने आपको एक पहाड़ के बारे में आपको बताया था, पहाड़ के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहाड़ से संबंधित आइएगा। इसको पहले हम आंसर आप लोगों को बताते हैं, चेक करिएगा इसका, आप लोग भी आंसर बताइएगा। थोड़ा टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल बात सही है, ये पहाड़ से ही संबंधित है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पहाड़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है और थोड़ा उसकी जो उम्र है उम्र से हटके है उसका कार्य, और उससे वो करने में थोड़ा मतलब
कर लेगा अगर उसका कोई थोड़ा सा सहयोग कर दे। तो थोड़ा सा सहयोग करने के बाद जब वो कोई कार्य कर लेता है तो दोस्तों उसी को जो सहायता प्रदान की जाती है टीचर के माध्यम से या उसके माता पिता के माध्यम से तो उसे पाड़ कहते हैं। और ये पाड़ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी आता है। ठीक है, ग्राफ भी इसका बनाया जाता है। अब इसमें सहयोग वाला ऑप्शन कौन सा है? इसमें सहयोग ए में भी सहयोग नहीं है और बी में भी नहीं है, डी में देखो है और सी में है। लेकिन हमारा सी ऑप्शन, मैंने बोला ना सी टेट है, 2 ऑप्शनों को तो वो आपको आराम से कटवा देगा और लेकिन 2 ऑप्शन वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि दोनों ऑप्शन वो सेम रख देगा कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग दोनों ऑप्शनों को पढ़िए। देखो ए को सी को पढ़ते हैं, एक संदर्भ को, और मैंने आप लोगों को बार बार कहा है जहाँ पर संदर्भानुसार आ जाए वो आपका 100% आंसर सही होता है। जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग, अब देखो इसमें स्वयं भी आ गया, कर सकते हैं। अब डी ऑप्शन हमारा क्यों नहीं होगा? सी हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। गलत बात है ये दोस्तों। ठीक, सहयोग वापस नहीं, अगर सहयोग वापस ले लिया गया तो जो पाड़ का नियम होता है वो पाड़ का नियम हमारा गलत सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा और ये तरीका ही इस तरह से हल करने का है। अब कोई आपसे कुछ भी कहे कि हमारे नोट्स ले जाओ और नोट्सों से आपको पढ़ के मिल जाएगा, दोस्तों कभी नहीं होगा सी टेट। हाँ, टेट होगा नोट्सों से, सी टेट कभी नहीं हो सकता है। ये मेरी गारंटी है कि नोट्सों से पढ़ के आप सी टेट निकाल लो, कभी भी नहीं हो सकता है। कोई यहाँ आपका टाइम बर्बाद करेगा और बस आप से मनी वसूल करेगा और कुछ भी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, एक उभयलिंगी, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो प्राइमरी का जो सी टेट है उसमें आपके 1 से 20 प्लस 100% आप लोग ले जाओगे अगर जो तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम अभी से नहीं, हम बहुत सालों से इसके पेपर देख रहे हैं। तो वो हर 6 महीने बाद पेपर कराता है, तो वो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के रखता है। और रही बात जूनियर की, ठीक है, जूनियर में थोड़ा टफ रहता है, तो आपको वहाँ पर लगभग आप 1 से 10 क्रॉस, फिर भी वहाँ पर 1 से 10 कम कर जाओगे। लगभग आपको 10 नंबर का फ़र्क रहेगा जूनियर और प्राइमरी में। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ए ऑप्शन स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, बी में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, सी में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, डी समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों हम आप लोगों को उभयलिंगी के बारे में बताते हैं। उभयलिंगी मतलब देखो लिंग हमारे कितने होते हैं भाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो तो अलग अलग तरीके के हैं, हम हिंदी की बात करते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग की जो स्त्री होते हैं वो स्त्रीलिंग में आती है, जो पुरुष होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप लोगों को बता दें कि उनमें स्त्री के, वो पुरुष है, भले ही पुरुष है, लेकिन उसमें कुछ स्त्री के लक्षण होते हैं। ठीक है, वो उसकी गलती नहीं है, वो एक ऐसे डीएनए के कारण ये सब कुछ होता है। डीएनए के कारण मतलब जो आपके जो जीन्स वगैरह हैं इससे संबंधित ये रहता है। तो जो, हाँ सॉरी दोस्तों, जो गुणसूत्र हमारे होते हैं तो उन गुणसूत्र में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, कोई गुणसूत्र इधर का उधर हो जाता है, वो इस वजह से ये लक्षण ऐसे दिखने लगते हैं। ठीक है, और कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिसमें पुरुष के लक्षण दिखते हैं। तो वही उभयलिंगी, ऐसा व्यक्ति उभयलिंगी कहलाता है कि जिसमें स्त्री के भी और पुरुष के भी दोनों के गुण होते हैं। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों, तो दोनों के गुण होते हैं, तो वही उभयलिंगी कहलाता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हमारा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी कि दोनों के गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, कर सकते नहीं, ये करेंगे क्योंकि ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर दोस्तों, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे डैश यानी कि उसमें भरना है, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन मीडिया के द्वारा, बी सामाजिकरण, सी संस्कृति और डी ट्यूशन के द्वारा। किसको छोड़ कर के बच्चे अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। कितने घुमा के पूछ रहा है वो, लेकिन आपको बताना है नहीं। तो दोस्तों ट्यूशन में कोई लिंग इंगिंग कोई बात नहीं है। ठीक है,
तो ट्यूशन वाली बात ये नहीं है। बाद बाकी के मीडिया है, समाजीकरण है और संस्कृति, ये हमारे 3 सही हैं और ट्यूशन में इसका कोई मतलब नहीं है। ट्यूशन में पढ़ाई होगी, कोई लिंग के बारे में तो थोड़ी नहीं ऐसा होगा। अब भाई जो समाज में रहता है वही कहता है ये लड़का लड़की, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं लड़का सही है, कोई कहता है लड़की सही है, तो ये बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि ए ऑप्शन मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बी ऑप्शन उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सी ऑप्शन परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। और डी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों ये, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आप लोग आंसर तो का ही लगा दीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन देखो, 150 क्वेश्चन में से सभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अच्छे भी नहीं हिला पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो टैलेंट समझते हैं वो भी, तो 1-2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो इसका हमारा 12 का आप लोग ए आंसर लगाइएगा। मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये पक्षपाती हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। वीडियो की क्वालिटी, मुझे इसमें कुछ शक हो रहा है कि वीडियो की क्वालिटी सही नहीं पहुंच रही है आप लोगों तक। आप लोग कृपया करके प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो फिर पढ़ाने का, मेरा पढ़ने का और तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि आज हमने 12 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इन 12 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है, वो भी आप लोग बताइएगा। और बने रहिए अपने शिवम एसटी परिवार से दोस्तों। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों हम आपके हित के लिए ही बोल रहे हैं कि अगर आप इससे जुड़ जाओगे, इस चैनल से जुड़े रहोगे, तो आप लोग देख लेना सीटेट में आपके कितने नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।